हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम आपको पता है कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन आते हैं तो उनके दरमियान में एक स्टेट आती है जिसमें हम इक्विलिब्रियम कहते हैं हम, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम अब केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे कि इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, हम इसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारे पास स्टार्ट हम ले रहे हैं इंट्रोडक्शन से। इट इज वेल एस्टेब्लिश दैट many reactions do not go to completion even if favorable conditions are maintained। कि हमारे पास क्या होता है कि हमें ऐसे लग रहा है कि जो है बहुत सारे रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहे, हालांकि हम उनकी जो है ऑप्टिमम कंडीशन भी उनको प्रोवाइड करें। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होती हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे मैक्सिमम हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही हो, ठीक है, या वो प्रेशर जिसके ऊपर मैक्सिमम हमें प्रोडक्ट मिली है, ये वॉल्यूम उसका स्पेसिफाई करें, कैटलिस्ट ऐड करें, कैटलिस्ट के बगैर एक्शन हो रहा है, मीन हम उसकी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, या उसकी जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, फिर भी हमारे पास क्या इलेक्शन जो है वो प्रोसीड आउट नहीं, कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्शन क्या ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो। ठीक है, रिवर्सिबल एक्शन क्या है कि फॉरवर्ड एक्शन तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन रिवर्सिबल एक्शन क्या हो कि जो प्रोडक्ट है वो भी डिकम्पोज होके रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो इसलिए हमें लग रहा होगा कि अनरिएक्टेड मटेरियल रह गया। ठीक है, जो रिएक्टेंट है वो भी रिएक्शन के अंदर मौजूद है, तो हमें ये लगता है कि हमारे पास क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, reaction proceed to some extent and then apparently stop, कि वो कुछ एक्सटेंड तक मीन कुछ देर तक तो वो रिएक्शन प्रोसीड हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर हमें लग रहा है अपेरेंटली हमें ये लग रहा है कि स्टॉप हो गया, लीविंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड मटेरियल, कि इसके अंदर जो है अनरिएक्टेड मटेरियल रह गया। लेकिन ये होता क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जो होती है वो कन्वर्ट बैक हो जाती है reactant के अंदर। When such a stage is reached that no further reaction is apparent, it is said to have attained a state of equilibrium। तो state को हम क्या कहते हैं कि जब ऐसी stage आ जाती है कि जब हमें ऐसे लग रहा है कि apparently रिएक्शन जो है वो प्रोसीड आउट नहीं हो रहा और रिएक्टेंट जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं, वो क्या हो सकती है, वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो सकती है। एट दैट टेम्परेचर एंड the observable properties of a system do not change with time, कि किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो स्टेट आ जाती है जब हमारे पास रिएक्टेंट भी रिएक्शन के अंदर मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं। बच्चे ये जो लाइन लगा रहे हो ना, ये लाइन मत लगाएं इसके ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन जो है स्टॉप हो गया, अपेरेंटली स्टॉप हो गया, मीन उसके ऊपर जो है वो चेंजेस नहीं आ रही, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, मीन उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, या कुछ प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा, या कंसंट्रेशन के अंदर चेंज नहीं आ रहा, ये रेट के अंदर चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। इट इज ऑब्वियस दैट द रिएक्शन कैन प्रोसीड इन आइदर वे। ठीक है, एंड द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज फिक्स्ड, कि रिएक्शन किसी भी वे में जा सकता है, मीन फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और वहां पे हमारे पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ सिस्टम जो है वो फिक्स होती है, मीन उसमें रिएक्टेंट जितने होने चाहिए वो होते हैं, उसकी जो कंडीशंस होती हैं सारी फिक्स हो जाती हैं, और वो उसमें जो प्रोडक्ट बनी होती है वही रिएक्शन के अंदर जो है वो बैक में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास जो एक सिस्टम बना हुआ है उसकी कंडीशन, उसकी कंपोजिशन क्या हो सकती है, फिक्स हो जाती है। एट द इक्विलिब्रियम स्टेट द रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन at equal rate so that the rate of formation of product is exactly equal to the rate of disappearance of reactant। कि हमारे पास होता क्या है कि रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, दोनों डायरेक्शन मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन भी होता है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो जाता है जितना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कि रिएक्टेंट डिसअपीयर होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है,
कि इलेक्ट्रॉन डिसअपेयर हो रहा है, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो है डिसअपेयर हो रही है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन होती है। अंडर दीज कंडीशन नो परसेप्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ऑब्जर्व इन दिस सिस्टम। यहाँ पे हमें अपेरेंटली लग रहा है कि कोई भी चेंज नहीं आ रहा, एंड इट अपीयर्स दैट रिएक्शन कम्स टू रेस्ट। ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन जो है रेस्ट पे आ गया। However, in reality, both the forward and reverse reaction are occurring at equal rate all the time. लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और प्रोडक्ट जो होती है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही होती है। तो दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं लेकिन इक्वल रेट से हो रहे हैं, तो वो पता नहीं चलता, अपेरेंट नहीं पता नहीं चलता कि रिएक्शन प्रोसीड आउट हो रहा है या नहीं। मतलब कि हमारे पास अगर 10 थी, कोई रिएक्टेंट 10 थे, ठीक है, 10 ग्राम ले लें आप, या उसकी जस्ट 10 एग्जांपल दे रही हूँ। 10 थे, 10 में से 6 जो है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, रिमेनिंग तो 4 रह गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो प्रोडक्ट बन रही है उस प्रोडक्ट में से भी कुछ अमाउंट जो है वो क्या हो रही है, इधर कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट के अंदर। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर अगर हमें 4 या 5 अमाउंट मिल रही है, 5 ग्राम मिल रही है, और वो फिक्स रह रही है, ठीक है, या 4 रह रही है या 5 ग्राम रह रही है, तो वो फिक्स है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन प्रोसीड तो हो रहा है, लेकिन फॉरवर्ड भी प्रोसीड हो रहा है, और साथ साथ जो प्रोडक्ट थी वो भी बैक होके हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट की मौजूद रहेगी उसके अंदर। अब होता है मैम हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है या रुक गया? तो हम उसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे काइनेटिक्स थी वहां से निकालते रहते हैं, जब उस टाइम तक चेक करते रहते हैं जब तक वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं आ जाती, ठीक है। यानी कि आपने 10 मिनट पे लिया तो आपको चेंज नजर आएगा, 15 पे ले रहे हो चेंज आएगा, 20 पे लोगे चेंज आएगा, लेकिन अगर 60 मिनट पे ले रहे हो तो सेम कंसंट्रेशन आ रही है, ठीक है, जो पहले वाले टाइम पे आई है। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट के करीब करीब आ रहा है, ठीक है। जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही होती तो वहां पे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी मौजूद है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी मौजूद है, तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है। द इक्विलिब्रियम इज दस रियली अ डायनामिक वन। डायनामिक मीन उसकी मूवमेंट से रिलेटेड है कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, तो इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। At the equilibrium state, if there is a change in the physical state, the equilibrium is called physical equilibrium. However, if it involves a change in chemical species, then equilibrium is referred as chemical equilibrium. ठीक है, अगर कोई फिजिकल चेंज आई मीन स्टेट में चेंज आया, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो गया, मीन जो फिजिकल चेंजेस होती हैं, और तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके दरमियान में, कोई नए बॉन्ड बन रहे हैं, नई स्पीशी बन रही है, तो इक्विलिब्रियम को हम क्या कह सकते हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम को कैसे स्टडी किया जा सकता है, हमने आगे डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखनी है, और वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मेजर करेंगे, या रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मेजर करते हैं और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन मेजर करते हैं, तो वहां से हमें इक्विलिब्रियम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच constancy in measurable properties is observed under a given set of condition, ठीक है, कि कांस्टेंट रहती हैं चीजें, कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रह रही हैं, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कलर या डेंसिटी। मोस्टली हम कंसंट्रेशन से बात कर रहे हैं, ठीक है, कि सिंपली आप कह लें कि वो स्टेट जब जो कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल है वो कांस्टेंट रह जाती है, तो स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर, स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ले लिया हुआ आपने, वहां पे हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन अगर इक्वल हो जाते हैं या कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है। रिवर्स रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ
डायरेक्शन आर नोन एज रिवर्सिबल एक्शन। अब हमें ये भी पता है कि कुछ इरिवर्सिबल एक्शन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रोसीड आउट हो रहे होते हैं, लेकिन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड आउट हो रहे हैं तो वो हमारे पास रिवर्सिबल एक्शन होते हैं। नीचे आपको एग्जाम्पल भी दी जा रही है कि जनरल रिएक्शन है, हमारे पास एक क्लोज वेसल है, उसके अंदर हम एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं कि ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, जो कि सी एंड डी है प्रोडक्ट हमारे पास। अब स्टार्ट पे क्या होगा, इन द बिगनिंग जब टाइम 0 है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी आर मैक्सिमम, कि कंसंट्रेशन जितनी हमने ली है रिएक्टेंट की वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वेयर एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी आर 0। हमें पता है कि स्टार्ट पे हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। Therefore, the velocity of forward reaction is maximum. Velocity आपको पता है रेट को ही कहते हैं, ठीक है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम की मैक्सिमम रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, एंड दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 0। जब स्टार्ट पे प्रोडक्ट है ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि 0 भी हो सकती है। As the time passes, यानी कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, the concentration of A and B go on decreasing, इसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। Therefore, the rate of forward reaction go on decreasing while the backward reaction go on increasing। जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है तो आस्ता आस्ता एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो भी डिकम्पोज होके रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती है, तो इसलिए हमारे पास क्या है कि बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली अ स्टेज रिचेस व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या है कि पहले स्टार्ट पे क्या है कि बैकवर्ड डायरेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा हो जाता है। फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट बनने के बाद एक ऐसी स्टेज भी आती है कि प्रोडक्ट भी जो है वो डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं, उस टाइम तक चलते रहते हैं जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या है कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट भी हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो तब हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है। ठीक है, एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी बिकम कांस्टेंट, के कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट होना है और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन वो इक्वल होते हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपको जस्ट एक ग्राफ दिखाया है, रेट ऑफ रिएक्शन है और टाइम के साथ इसका ग्राफ है। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट आपको पता है कि डिक्रीज हो रहे होते हैं उनकी कंसंट्रेशन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो रहा है कि आस्ते आस्ते डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन जब प्रोडक्ट स्टार्ट पे 0 होती है और आस्ते आस्ते टाइम के साथ प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई है तो वहां से उसकी डीकम्पोजिशन भी शुरू हो जाती है, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन जो आता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो एक कोई ऐसा टाइम आता है जब इन दोनों का रेट जो है वो इक्वल हो गया। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है और ये दूसरा हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो जहां भी दोनों रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होते हैं, तो जब ये दोनों रिएक्शन हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो फिर ये हम इसको कहते हैं कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गए या इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। ठीक है, ये ग्राफ से भी जैसे आपको ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दिखाया गया कि एक जो है डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम बन जाता है। सम एक्चुअल एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम इज क्लोज वेसल इज गिवन बिलो। ठीक है, गैस है, गैसियस रिएक्शन तो आपको पता है कि क्लोज वेसल के अंदर होते हैं। ठीक है, वरना गैस के पार्टिकल तो मूव आउट हो सकते हैं। एग्जांपल्स आपको दी जा रही हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन 3 PCl3 है, यहाँ पे P नहीं है, फास्फोरस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे अपने लिए तो यहाँ पे P भी आएगा और साथ क्लोरीन गैस के अंदर। इसी तरह और यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल एक्शन है। रिवर्सिबल एक्शन को आपको पता है 2 एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन को हाफ एरो, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, और प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है वो हाफ एरो बैकवर्ड साइड पे। ठीक, अब इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के जो रिएक्शन है अमोनिया बनाने का, वो भी हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है।
Similarly, decomposition of hydrogen iodide into hydrogen and iodine is also a reversible reaction. ठीक है, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं हमारे पास. An equilibrium state may be marked by the following characteristics. It can be attained from either side, reactant or product. ठीक है, जब रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी साइड से अटेन हो सकते हैं. मीन कि जैसे ये HI क्या है, ठीक है, मैं ये भी कर सकती हूँ कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन का रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख सकती हूँ, और इसको जो L2HI जो है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन लिख सकती हूँ. मीन हमारे पास क्या है कि किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं. There is no apparent change in measurable property with time. जो हमने पीछे देख लिया था कि चेंज हमें जो है apparent change हमें नजर नहीं आ रहा होता कंसंट्रेशन के अंदर या कलर के अंदर या डेंसिटी के अंदर, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट भी मौजूद होते हैं, उसमें प्रोडक्ट भी मौजूद होती है. इट इज डायनामिक इन नेचर, मीन मूवमेंट तो हो रही है कि जितने रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट से भी वो जो है ना वो रिएक्टेंट में जा रहे होते हैं. मूवमेंट हो रही है, इसलिए इसको डायनामिक कहा जाता है. इट इज डायनामिक इन नेचर एंड द वेलोसिटी in the forward and reverse direction is the same. Velocity means rate of forward direction and rate of reverse direction जो होता है वो equal हो जाता है यहाँ पे. Next point है हमारे पास, it readjust with the changing conditions and spontaneously goes back to the original state when the disturbing factor are removed. आपने ली शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, बल्कि ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है इक्विलिब्रियम वाला आप लोगों के पास एफएससी की बुक होंगी आपकी, तो सेम वही चैप्टर है. ठीक है, और अगर आप लोग वहां से इसको रिवाइज कर सकते हैं तो आप लोगों को वहां से भी समझ आ जाएगी. ये कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी और इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सारी चीजें. ठीक है, लेकिन ये सेम अगर आप लोग वहां से भी रिवाइज कर लें तो आप लोगों को वहां से भी समझ आ जाएगी. हम ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता था कि कोई भी अगर सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे है और उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, जब डिस्टर्ब करते हैं तो उसके बाद क्या है कि वो अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा अटेन करने की कोशिश करता है. ठीक है, तो ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है, हमने आगे ली शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ना भी है. इसी को मैं रिपीट करी हूँ, इट रीएडजस्ट विद द चेंजिंग कंडीशन. ठीक है, अपने आप को रीएडजस्ट कर लेता है अगर हम कंडीशंस को चेंज कर लें, एंड स्पॉन्टेनियसली गो बैक टू द ओरिजिनल स्टेट व्हेन द डिस्टर्बिंग फैक्टर आर रिमूव, के इक्विलिब्रियम स्टेट जो है दोबारा से अटेन हो जाती है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस, कि ये इंडिपेंडेंट है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो किसी भी साइड से ये रिएक्शन स्टार्ट हो सकते हैं. The chemical equilibrium involving gas or gases is only attained in a closed vessel. कि अगर हमारे पास गैसेस हैं तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज वेसल लेना पड़ेगा, वरना ओपन कंटेनर के अंदर तो गैस स्टे भी नहीं कर सकती, तो उसके मॉलिक्यूल के दरमियान में ऑलरेडी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो और ज्यादा होगा, तो उनका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उनका प्रेशर चेंज हो सकता है, तो वो वहां पे गैसेस को स्टडी करने के लिए हम वैसे ही क्लोज वेसल यूज करते हैं. A catalyst has no effect on the state of equilibrium. ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा होता है, हालांकि रेट तो वही होता है, यानी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनने हैं वो तो वही बनने हैं, सिर्फ और सिर्फ उसने जल्दी प्रोड्यूस कर देने. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन इन लेसर टाइम. ठीक, कि इस कैटलिस्ट का काम क्या है कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देना, कि जल्दी प्रोसीड करना. ठीक है, कि यहाँ से एक जगह से आपने दूसरी जगह पे मूव करना है. सिंपल एक एग्जांपल ले लें, आपने पैदल जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना आपने वहीं पे है. अगर आप पैदल जाओगे आपको आधा घंटा लगेगा. ठीक है, अगर आप किसी बाइक पे चले जाएं या गाड़ी पे चले जाओ, जाना वहीं पे ही है आपने. ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, आप अगर 10 मिनट में पहुंच जाओगे. ठीक है, जहां पे आपका आधा घंटा लगना था वहां पे आपका अगर 10 मिनट लग रहा है तो जाओ वहीं पे रहो, लेकिन ये है कि आपका टाइम सेव हो रहा है. तो यहाँ पे भी कैटलिस्ट का भी यही काम है कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं कर रहा या इक्विलिब्रियम को खुद चेंज नहीं कर रहा, वो जस्ट हेल्प ये करता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो जल्दी
आ जाती है। जल्दी क्यों आती है? कि जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को भी इंक्रीज करेगा तो उसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को भी जो है इंक्रीज कर देगा। तो इसलिए हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। Thermodynamically speaking, a system in equilibrium state has maximum stability and entropy and minimum free energy. यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एंट्रोपी जो है उसकी बहुत ज्यादा होती है, चेंज इन एंट्रोपी 0 है, लेकिन एंट्रोपी, हाँ जी मैम ये एंट्रोपी क्या होती है? डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी हैं। अगर कहीं पे भी आप स्टडी करोगे तो ये इसकी बड़ी इक्वेशंस हैं। डेल्टा जी आपने लास्ट वाले ट्रांजिशन स्टेट में देखा था कि डेल्टा जी हमारे पास क्या होती है, गिव फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम, कि एक सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है, कितना उसके अंदर डिसऑर्डरनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल है लास्ट पे हमने एक इक्वेशन भी देखनी है जिसमें टेम्परेचर का और जो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट ये रख, आप याद कर लें कि हमारे पास क्या है कि सिस्टम के ऊपर क्या है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड एंट्रोपी होती है और मिनिमम यहाँ पे हमारे पास गिव फ्री एनर्जी होती है। इसकी इक्वेशंस हैं ये सारी, लेकिन यहाँ पे जस्ट उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट लिख दिया कि यहाँ पे ऐसे जो है मिनिमम फ्री एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप हो सकती है। एक हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया, और दूसरी हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के वर्ड से आप फेमिलियर हैं। ठीक है, होमो का वर्ड क्यों यूज होता है कि सेम टाइप के अगर रिएक्शंस हैं, मीन रिएक्टेंट जो है या रिएक्टेंट की फेज सेम है तो वो क्या हो गया कि होमोजीनियस हो गए। अगर रिएक्टेंट की फेज डिफरेंट है तो वो क्या हो जाते हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस हो जाते हैं। तो उसी की बेस पे इसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम भी दिया जाता है। There are two types of chemical equilibrium. These are, first one is homogeneous equilibrium in which all the component occur in only one phase, के जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी रिएक्टेंट हो गए हमारे पास, वो क्या हो, एक ही फेज के अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम कंटेनिंग ओनली गैसेस और टोटली मिसिबल लिक्विड, कि यहाँ हमारे पास क्या हो कि सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ गैसेस हैं, या दूसरी एग्जांपल आपको दी जा रही है कि उसके अंदर लिक्विड है। तो ये क्या होंगे, सेम फेज के अंदर आ गए, इसलिए ये हमारे पास होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बनाएंगे। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल दी जा रही है गैसियस फेज के लिए भी और लिक्विड फेज के लिए भी एग्जांपल दी जा रही है। इसी तरह हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है इन विच मोर देन अ सिंगल फेज एग्जिस्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फेज नहीं होती, दो फेज एग्जिस्ट कर सकती है, या तीन फेज भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली दो फेज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड गैस, कि एक मटेरियल हमारे पास क्या है, सॉलिड, और दूसरा क्या हो, गैस है। यहाँ पे एक क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, दूसरा गैस हो सकता है। यहाँ फिर हमारे पास ऑप्शन क्या होती है, सॉलिड हो सकता है एक मटेरियल, और दूसरा क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। ये जो ब्रैकेट में आपको लिखा गया है, ये एस का मतलब है सॉलिड, जी का मतलब होता है गैस, एल फॉर लिक्विड, और समटाइम अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाए जाएं तो यहाँ पे AQ भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं आप लोगों को दी जा रही हैं, तो एग्जांपल्स आप लोग जो है उसको कर लीजिएगा कि कार्बन है, वाटर के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन बना रही है कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बना रही है। तो इसके साथ नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन है और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए ये इतना कोई इसके अंदर से डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते कैसे हैं, कि वही जनरल इक्वेशन है A + B goes to C + D, या L और M इसके अंदर लिख लें, और रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन होता है, जिसे हम
K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज है जो आप लोगों को पहले पता है, जस्ट हम इसको जो है ना एक रीड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। The law of mass action. This law was first enunciated. Okay, 10 मिनट है, 10 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर लें। By C.M. Goldberg and P. Wade in 1864 and helped us to find the relation among the concentration of reactant and product at chemical reaction. तो जिसकी वॉइस आ रही है ना उसको बंद कर दें। ये ये जिसका भी म्यूजिक लगा हुआ था इसका मतलब है आप लोग तो पढ़ते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो, हैं? स्टूडेंट कोई हाल नहीं आप लोगों का, पीछे से एटलीस्ट अपने घर वालों को कहा करें कि लेक्चर हो रहा है तो आप लोग जो है पीछे म्यूजिक तो ना लगाए। अच्छा जी, ये साइंटिस्ट के नेम दिए जा रहे हैं जिन्होंने केमिकल एक्लिब्रियम के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी 1864 के अंदर, और वहां पे उन्होंने एक्सप्रेशन दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को किस तरह आपस में रिलेट किया जा सकता है और एक्लिब्रियम के ऊपर हम उसको कैसे जो है डिफाइन कर सकते हैं या एक्लिब्रियम पे इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। द लास्ट स्टेट दैट द एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मीन के टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया है, तो फिर हमारे पास क्या है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। कि रेट काइनेटिक्स हमने पीछे पढ़ ली है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन के, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आपको जस्ट एक्टिव मैसेज आ रहा है। एक्टिव मैसेज हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि लाजमी नहीं होता कि हमने अगर 10 ग्राम कोई मटेरियल डाला है तो वो 10 के 10 ही रिएक्ट कर रहा है, उसमें के अंदर से मे बी 4 जो है वो रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, एक्टिव मैस होती है जो कि एक्चुअल में रिएक्ट करी है, या इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है जो कि एक्चुअल में रिएक्ट करी होती है, ठीक है। The term active mass of a reactant is the effective concentration of the reactant or its activity which is related to concentration is as, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू सी, कि कंसंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप होता है एक्टिव मैस के साथ, ठीक है। और एक कोफिशिएंट यहाँ पे लगाया जा रहा है, इसकी डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है कि 1 भी हो सकती है आइडियल केस के अंदर, ठीक है, या 1 से चेंज भी हो सकती है। मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। अब लाजमी नहीं है कि कंसंट्रेशन जितनी हमने ली है वो उतनी ही आए रिएक्शन के अंदर, उससे डिफरेंट भी हो सकती है। तो उससे डिफरेंट के लिए उन्होंने क्या किया कि एक्टिव मैस की टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी। वो ये बता रहा है कि एक्टिव मैस क्या होती है या एक्टिविटी क्या होती है, कि वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, ठीक है, कि जितनी वो रिएक्टेंट जो है उसके अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं, और इसको कैसे मेजर कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू सी। The factor F is called activity coefficient of the substance for ordinary system like gases at low pressure या dilute solution है। हमारे पास आपको पता है concentrated solution भी होते हैं और dilute भी होते हैं। dilute solution के अंदर क्या होता है, solute बहुत कम होता है, तो which do not deviate appreciably from the ideal behavior। जब dilute solution है वो तकरीबन ideal solution की तरह behave करते हैं, तो उनके लिए ये F की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इसका मतलब है एक्टिविटी एंड इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। In ideal cases के अंदर या dilute solution में A is equal to C, the active mass may be replaced by molar concentration। के active mass की बजाय हम क्या कर सकते हैं, molar concentration लिखते हैं। ये जो जैसे आपने नीचे देखोगे भी और kinetics के अंदर भी हमने वो वहाँ पे क्या किया, molar concentration ही लिखी थी। It is generally represented by closing the formula of a reactant in the square bracket। कि जो भी reactant का formula होता है उसको square bracket के अंदर close कर देते हैं। For example A तो हम जनरल लिख रहे हैं ना कि कोई भी हो सकता है, यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट होगा आप उसको लिखोगे। A bracket stand for the active mass of A। To illustrate this law, let us consider a simple reversible reaction occurring in a homogeneous system at a given temperature। हमारे पास क्या है कि एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें क्या है, 1 mole of A react with the 1 mole of B to produce 1 mole of L and M, ठीक है।
अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, की लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या कह रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो एक्टिव मैसेज हैं ऑफ रिएक्टेंट है उनकी प्रोडक्ट के, ठीक है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। जैसे हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे काइनेटिक्स में लिखा वैसे ही आ गया हमारे पास कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी की कंसंट्रेशन के, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे तो के एफ आ जाएगा, where Kf is the proportionality constant for forward reaction and depend upon the temperature and nature of reactant। वही rate constant actually हमारे पास। Similarly, the rate of reverse reaction would be proportional to the molar concentration of L और M। अगर हमने reverse reaction लेना है तो अब reactant जो है वो L और M है और product क्या होगी A और B होगी। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, rate of reverse reaction पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर उसके लिए के आर कर देंगे। के आर का मतलब क्या है कि रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, और एल और एम इसकी यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करें। हमने क्या था इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या होता है, टू रेट्स मस्ट बी इक्वल, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो हमने क्या किया, दोनों की इक्वेशन लिख ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, के एफ से को के आर से डिवाइड कर देंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो ये क्या बन जाएगा, जो इधर टर्म मल्टीप्लाई हो रही है के एफ के साथ वो क्या है डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और के आर के साथ जो टर्म है वो इधर ही रहेगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल और एम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो अब ये जो रेशियो है के एफ ओवर के आर को हम के सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें क्या बता रहा है कि के सी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एल और एम हमारे पास नॉर्मली क्या है, प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से इसको बात करें, क्योंकि हमने फॉरवर्ड रिएक्शन को ऊपर रखा है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो उसको हम डिवाइड कर दें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। Where Kc is equal to Kf over Kr is known as the equilibrium constant of the reaction and is defined as, इसको हम define कैसे कर सकते हैं, the ratio of product of molar concentration of products to that of reactant। कि जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट है उनकी मल्टीप्लीकेशन कर दें उसकी कंसंट्रेशन को, और डिवाइड कर दें जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनको आपस में पहले प्रोडक्ट लेके मीन उनको पहले मल्टीप्लाई करके तो फिर इसको डिवाइड कर दे। तो हम क्या कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये सी के बारे में बताया जा रहा है कि सी हम क्यों लेते हैं, एक्चुअल में हम कंसंट्रेशन को ले रहे हैं मोल पर डीएम क्यूब को, तो इसलिए यहाँ पे इसको सी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। दी सबस्क्रिप्ट सी इंडिकेट दैट the equilibrium condition is expressed in term of the concentration unit। के concentration में लेना है इसलिए हम इसको C से represent करें। concentration हम कैसे लेते हैं, मोल पर डीएम क्यूब के अंदर लेते हैं, ये भी आपको पता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल दी जा रही है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल क्या हो, सेम ना हो, 1 ना हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इधर उसके नंबर ऑफ मोल लिख लेते हैं। ए कि मोल कितने हैं स्मॉल ए, बी के कितने हैं स्मॉल बी, एल के कितने हैं स्मॉल एल, और एम के कितने हैं स्मॉल एम। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है कि उसकी पावर बन जाती है, ये कोफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब के सी की वैल्यू आती है कि एल रेज टू पावर उसकी कंसंट्रेशन टर्म जो है वो 1, इसी तरह एम की क्या आ गई स्मॉल एम, ए की क्या आ गई स्मॉल ए, और बी आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जस्ट आपको यही एक्सप्लेन किया गया, अगर हम कंसंट्रेशन की बजाय गैस ले रहे हैं तो वहां पे गैस का प्रेशर आ जाता है, और अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि x बन जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ l रेज टू पावर देयर जो कोफिशिएंट था, इसी तरह m आ गया, इसी तरह a है उसके हमारे पास कोफिशिएंट आ गया, इसी तरह बी है उसके कोफिशिएंट आ गया। ये यहाँ पे जस्ट आपको यही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हो तो वो उनकी पावर बन जाती है, और अगर हम गैस में है अगर रिएक्टेंट तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेशर में ले सकते हैं, या मोल फ्रैक्शन में लेना चाहें, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में लें तो भी ये बन जाता है। स्टूडेंट अटेंडेंस ले लीजिएगा, टाइम खत्म हो गया।